नमस्कार, समय साक्ष्य देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। तो व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है साहित्य की दुनिया के एक बहुत ही बड़े चेहरे मुकेश नौटियाल जी। मुकेश नौटियाल जी ने अपने साहित्य में काफ़ी किताबें लिखी हैं, जैसे कि धम्मचक्र के उस पार, और सबसे जो नया इनका साहित्य नई किताब आई है कालरी से केदार। तो चलिए इनके जो साहित्य है जो इन्होंने लिखा है उसके बारे में मुकेश नौटियाल जी से सीधा जानेंगे, और मुकेश नौटियाल जी ने क्यों इन सब चीज़ों को लिखते हैं, कहाँ से इनको प्रेरणा मिली है, उन सब के बारे में आज सीधा मुकेश नौटियाल जी से जानेंगे। तो मुकेश नौटियाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश नौटियाल जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा और दीक्षा कहाँ से हुई और आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? देखिए अमन जी, मैं मूलतः गढ़वाल क्षेत्र के रुद्रप्रयाग जिले का हूँ, और रुद्रप्रयाग से एकदम नज़दीक, मुख्यालय के ही नज़दीक एक गांव है पुनाड़, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो मेरा बचपन वहीं भी था और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। और मैं कई बार कहता हूँ अपने मित्रों से भी ये बात कि जब आप हिमालय में होते हैं तो आप कुछ और बने न बने, आप साहित्यकार तो बन ही जाते हैं। आपके सामने हिमालय होता है, विराट हिमालय होता है, प्रकृति अपने पूरे रंगों के साथ आपके सामने होती है, और आप आइसोलेशन में होते हैं, आप एकांत में होते हैं। तो उस स्थिति में अगर आपके अंदर थोड़ा भी संवेदना है तो आप कुछ करें न करें, कविताएं आप ज़रूर लिखेंगे, कहानियां आप ज़रूर लिखेंगे, संगीत आप ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि एक परिवेश ऐसा निर्मित होता है कि आप इन क्षेत्रों में, यही कारण है कि उत्तराखंड बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन अगर खासकर हिंदी पट्टी में अगर आप देखेंगे तो साहित्य, संस्कृति, कला को सबसे ज़्यादा प्रतिभाएं उत्तराखंड ने दी है। तो ये अनायास नहीं हुआ, ये वही जो परिवेश हिमालय आपके चारों तरफ जो परिवेश रचता है। तो मेरी भी शुरुआत कुछ इसी तरह हुई, क्योंकि मैं गाँव में था, इंटरमीडिएट तक की शिक्षा वहीं से हुई, और उसी दौरान जब हम स्कूल जाते थे तो पाठ्यक्रमों में कुछ पढ़ा, और चित्रांकन से मैंने शुरुआत की थी। फिर उसके बाद मैंने कार्टूनिंग की, और फिर कार्टूनिंग के बाद मैं लेखन के क्षेत्र में आया। अपने बारे में कुछ बताइए। आप पहाड़ से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं जी। तो अपने बारे में कुछ आप बताइए कि साहित्य की दुनिया में आपने क्या क्या कार्य किया है, कितना कुछ लिखा है। मुझे पता है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, जो लोग शायद आपको पहली बार देख रहे हो वो भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी अमन जी, मैंने कहा नहीं कि साहित्य एक ऐसा क्षेत्र है, साहित्य, संस्कृति, कला, तीनों। मैंने कहा कि मैंने चित्रकारी से शुरुआत की। पहले मैं चित्र बनाता था, 200 पेंटिंग्स उस दौर में मैंने बनाई गांव में रहते हुए। वो पेंटिंग्स आज भी सुरक्षित है। फिर मैंने कार्टूनिंग भी की, तो फिर लेखन की तरफ आया। उसके पीछे कारण क्या था कि मैं गांव में रहता था, दुर्गम पहाड़ों में, वहाँ पर हमारे पास ना तो कोई आर्ट गैलरी थी, कार्टून बनाता था तो अखबार तक जाने में 1 हफ्ता लग जाता था, और तब तक वो घटना पुरानी हो जाती थी। तो मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लेखन को चुना। और जैसे कि मैंने कहा कि जब 14 साल का था तो पहली कहानी मेरी प्रकाशित हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे वर्तमान साहित्य एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी जो गाजियाबाद से आती थी, और सेरा यात्री उस दौर में उसके संपादक होते थे। तो सेरा यात्री ने मेरी पहली कहानी नागदोष छापी थी वर्तमान साहित्य में, और मैं मानता हूँ कि नागदोष ही शायद वो कहानी है जिससे एक साहित्य की जो विराट दुनिया थी, ऐसे छुटुर पुटुर तो लिखते रहते, लोकल अखबारों में लिख लिया, पत्रिकाओं में लिख लिया, राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर हिंदी पट्टी में। नागदोष जब वर्तमान साहित्य में छपा तो उसमें पूरा वो बायलॉज भी देते हैं लेखक का। तो तब लोगों को लगा कि भाई एक बच्चा है, पहाड़ में किसी गाँव में है और वो लिख रहा है, और उस कहानी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। फिर उसके बाद लिखता रहा, लगातार लिखता रहा और छपता रहा। उस पर मेरी कई कहानियों पर रेडियो नाटक बने हैं, कई कहानियों का मंचन भी हुआ है, और मुझे तो ठीक याद भी नहीं है कि कितनी कहानियाँ मेरी प्रकाशित हो गई होगी, लेकिन शायद ही कोई पत्रिका ऐसी है जिसमें कहानी मेरी न छपी। धम्मचक्र के उस पार काफ़ी प्रसिद्ध ये आपकी रचना है, और काफ़ी लोग इसको देख के, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, मोटिवेट हो जाते हैं जी। तो इस कहानी के बारे में, इस साहित्य के बारे में हमें कुछ बताएं। अमन जी, धम्मचक्र के उस पार में मैंने अपने पीछे लगभग 25 साल 30 साल का जो मेरा दौर रहा, उसकी कुछ चुनिंदा कहानियाँ जो काफ़ी चर्चा में रही, उन कहानियों को उसमें लिया है। और उसमें धम्मचक्र के उस पार जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो ज़रूर उसमें नई कहानी है,
वो कहानी कथादेश में छपी थी लगभग 5-6-7 साल पहले। और जैसी वो कथादेश में छपी तो उस पर बहुत चर्चा भी हुई। वो धम्मचक्र के उस पार जो हमारा बौद्ध दर्शन है उस पर आधारित है, और है वो उसका परिवेश तो उत्तराखंड ही है, लेकिन वो कई डायमेंशंस हैं उसमें। उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर कई बहुत बड़ी कहानी है वो। आप ये समझिए कि कथादेश ठीक ठाक पत्रिका है और लगभग आधी कथादेश उससे कवर हो गई थी, तो आप समझ सकते हैं लंबी कहानी है। और उसके साथ और भी कहानियाँ उसमें। धम्मचक्र के उस पार है, तो उसमें से आपने कहा कि राज्य आंदोलन तक की बात है, तो कोई एक छोटा सा उसमें से कोई किस्सा आप हमें सुनाना चाहें? उसमें एक किस्सा है कि अब मैंने कहा कि उसके कई डायमेंशन हैं उस कहानी को। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा वो, क्योंकि लंबी कहानी अमूमन लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन उसमें जितने पाठकों के मुझे फ़ोन आए या चिट्ठियाँ मिली, उन सब ने ये कहा कि जब हमने एक बार शुरू किया तो जब तक हमने ये ख़त्म नहीं किया हम नहीं उठ पाए अपनी जगह से, क्योंकि वो बांधती है आपको उन सारे डायमेंशंस के बीच। उसमें एक प्रसंग आता है उत्तराखंड राज्य की मांग, और उसके बाद जो हमको राज्य मिला, कि राज्य मिलने के बाद हमारे सरोकार क्या रहे। उसमें एक आप ध्यान होगा कि अखबारों में बड़ी चर्चा हुई थी कि कोई उप सचिव थे, उनको सचिव बनना था, फिर कुछ महिलाओं का गैंग एक्टिव हुआ, फिर उनका एक वो जो आजकल करते हैं ना, वो जो फोटोग्राफी करते हैं छुप करके, हिडन फोटोग्राफी, हाँ वो सब। और बने एक इतना उत्तराखंड बनने के बाद खासकर जो प्रशासनिक और हमारे जो व्यवस्था थी उसमें इतनी गंदगी भरी, और लोगों ने सीधे, आपने सोचा कि पटवारी से मैं नायब तहसीलदार क्यों, मैं सीधे सचिव क्यों नहीं, उप सचिव क्यों नहीं बन सकता हूँ। उसके लिए आपने जो रास्ते, और दुर्भाग्य यह है अमन जी, आज भी आप देखेंगे इतना समय हो गया इस प्रदेश को बने हुए, जो लड़े थे वो अपनी जगह वापस चले गए, बल्कि उससे बुरी स्थिति में है। ये सच्चाई है। जो महिलाएं सड़कों पर उतरी थी उनकी गति, पहले तो उनको कम से कम गोपेश्वर में अस्पताल तो मिल रहा था, चंपावत में अस्पताल मिल रहा था, अब तो देहरादून से नीचे अस्पताल ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, तो वो करेंगे क्या। अब हमारी प्रसूताएं सड़कों में बच्चे जन रही हैं। वो जो पूरा एक व्यवस्था का बड़ा काला चेहरा है वो भी उस कहानी में आता है। तो आपने थोड़ा मैं जानना चाहूँगा उस काला चेहरा जो आप इस तरीके से बोल रहे हैं, काफ़ी मेरे को दिलचस्पी हो रही है कि क्या था उस प्रसंग में इस तरीके से, मतलब कुछ वो थोड़ा जानना चाहता हूँ। उस प्रसंग में यही है कि एक महिला किसी चरित्र को ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह का रास्ता अपनाती है, और बाद में पता चलता है कि ये जो महिला है ये यहीं केवल ये काम नहीं कर रही है, ये काम सचिवालय में भी कर चुकी है, ये पुलिस विभाग में भी कर चुकी है। कुछ इस तरह के लोग, देखिए महिला दोषी नहीं है, वो परिवेश दोषी है, वो व्यवस्था दोषी है, जो महिलाओं को इतना विवश कर देते हैं कि वो अपने शरीर को, अपनी अस्मिता को अर्निंग का जरिया बना देते हैं। तो एक और चीज़, वही आपकी रचनाएं, इतनी प्रसिद्ध कहानियां हैं आपकी काफ़ी, तो एक अभी आपने बिल्कुल रिसेंटली लिखा है कालरी से केदार, अभी भी आपने उसकी चर्चा की। कहाँ से आपको कालरी से केदार लिखने की प्रेरणा मिली, और उस प्रसंग में से कुछ छोटे से लेकर अभी लेटेस्ट ही है तो हमें बताइए, दर्शकों को भी बताइए। जी अमन जी, जैसे आपने प्रेरणा कहा तो मैं फिर वापस आपको अतीत में ले जाता हूँ कि भाणाधार एक जगह है, जब आप यहाँ से जाते हैं रुद्रप्रयाग में एंट्री करते हैं तो एक बैंड आता है मिलिट्री कैंप से ठीक पहले, वहाँ पर एक वो प्राइमरी स्कूल है। उस प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ता था। तो होता क्या था कि मैं पहले से ही स्कूल से भागने वाला स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि लिखने पढ़ने की रुचि थी, तो मुझे वो पाठ्य पुस्तक बहुत पसंद नहीं आती थी, मैं अपने हिसाब से पढ़ता रहता था। तो मैं कई बार वहाँ पर आकर, वो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो, तो जब मैं वहाँ पर बैठा रहता था तो मैं कई बार देखता था, खासकर गर्मियों में। अब मकर संक्रांति के बाद वो शुरू हो जाता है, मकर संक्रांति आने वाली है, आप देखेंगे कि उसके बाद सड़कों पर वो एक तारा लेकर वो दक्षिण भारत के वो जो साधु होते हैं वो चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो पदयात्री होते हैं। तो वो आपकी गाड़ियों से कम 3 महीने पहले जब ऋषिकेश से चलेंगे तब जाके वो बद्रीनाथ पहुंचवाएंगे। तो उनका आगमन शुरू हो जाता है। तो मुझे वो उनका जो वो
दक्षिण भारतीय टोन में भजन गाना होता था, जो एक तारे की धुन होती थी। अब पता नहीं मेरा बचपन में वो मेरा कौन सा मानस रहा होगा कि वो एक तारा मुझे बड़ा खींचता था। एक दिन मैंने अपने दादी से पूछा, मैंने कहा ये कौन लोग हैं जो ये आते हैं एक तारा ले, और फिर वो गाँव में भीख मांगने भी आते थे। तो उसी से वही उनका जरिया था। वो पैसे वैसे इकट्ठा करके अपना शाम का खाने की व्यवस्था करते थे। अब वो बहुत कम दिखते हैं, लेकिन उस दौर में खूब होते थे। तो मेरी दादी ने कहा भाई ये दक्षिण भारत से आते हैं, और मैंने कहा भाई ये, और छोटे छोटे होते थे वो, कोई बुजुर्ग नहीं होते थे। उसके पीछे कारण ये होता था कि बूढ़ों के बस का इतनी लंबी पद यात्रा संभव नहीं होगी। तो मेरी दादी ने मुझे एक प्रसंग सुनाया कि यार ये वो बच्चे हैं जिनको इनकी माएँ बालाजी को दान कर देती हैं। बालाजी को, अब दादी ने भी किसी से सुना होगा, वो बात सच है कि नहीं है मुझे आज भी पता मतलब मंदिर में रख के चले जाती हैं ऐसा? नहीं, मैंने देवता के नाम आप अर्पित कर देते हैं अपने बच्चों को, किसी एक बच्चे को। अच्छा, वो ट्रेडिशन रहा हो। अब दादी ने भी सुना होगा, हाँ प्रथा होगी। दादी को भी किसी ने बताया होगा, दादी ने मुझे बता दिया। उससे मैं अमन जी हिल गया। मैंने कहा ये अगर इतने छोटे किशोर, तो वो माएँ कैसी होंगी। मैंने कहा यार ये इन माओं का मुल्क देखने में ज़रूर जाऊंगा देर से देर। तब से मेरे मन में था कि मैं दक्षिण भारत जाऊंगा, खंगालूंगा। कुछ बड़ा हुआ तो बाद में पता चला कि हम लोगों का तो अस्तित्व ही आदिगुरु शंकराचार्य की वजह से है। अगर आदिगुरु शंकराचार्य यहाँ नहीं आते तो कौन आ रहा था यहाँ? भाई हम लोग तो गुफाओं में रहे होंगे। हमारे पुराने काली से केदार में आदिगुरु शंकराचार्य की यात्रा के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में, 8वीं सदी की जो आदिगुरु शंकराचार्य की यात्रा है, उसमें मैंने कुछ इस तरह के, अब ये मेरा अपना दावा है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक न रखें, दूसरे लोग उसको काउंटर भी कर सकते हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि आदिगुरु शंकराचार्य अगर उत्तराखंड नहीं आए होते तो हो सकता है कि उत्तराखंड को आज, जैसे पिछले मोदी जी की सरकार आने के बाद से पूरे देश में चर्चा है कि पूरे देश को अकेला पौड़ी जिला चला रहा है। NSA वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ से, योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग देखिए ना, तमाम जितनी प्रतिभाएं हैं वो एक जिले से हैं। तो तब शायद वो स्थिति नहीं होती। उससे पहले तो यहाँ आदिवासी ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है, ट्राइबल्स रहे होंगे हिमालय में। और वो जो यात्रा थी बहुत दुर्गम यात्रा थी। और मैं मानता हूँ कि आदिगुरु शंकराचार्य वो पहले भारत के पहले वो एक ऐसे महान शख्सियत रहे जिन्होंने देश के चारों कोनों पे 4 पिलर आपके डाले, और उन्हीं पिलर्स पे बाद में आपका नक्शा बनता है। मुकेश नौटियाल जी, जो दक्षिण भारत की स्कूली शिक्षा होती है, पढ़ाया जाता है, उनके उसमें जो ये जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें होती हैं वो भी लिखते हैं। साहित्य के लिए तो ये प्रसिद्ध हैं ही। अपनी कुछ और प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बताइए, और उनमें से कुछ किस्से हमें सुनाइए। बहुत दिलचस्पी आ रही है आपके किस्सों को सुनने। अमन जी, मेरी 5 तो किताबें प्रकाशित हैं, जिनमें पहली, ये सभी कथा संकलन है। वो पहला कथा संकलन है मेरा चमकता रहेगा सुईली घाम। विद्यासागर नौटियाल हमारे समय के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने उसका लोकार्पण किया था। चमकता रहेगा सुईली घाम के बाद दुल्ली चूड़ियारन मेरी दूसरा कथा संग्रह है। हिमालय की कहानियाँ तीसरा कथा संग्रह है। और ये जो अभी लेटेस्ट धम्मचक्र के उस पार हम चर्चा कर रहे हैं वो चौथा वो है। और 5वां ये कालड़ी से केदार, ये ट्रेवलॉग है, मोटा माटी यात्रा वृतांत। और लगभग क्या 11 छोटे छोटे कथा संग्रह मेरे बच्चों के लिए है। मैं बच्चों के लिए भी लिखता हूँ। हमारे जो नौनिहाल हैं तो वो कुछ रूम टू रीड से आए हैं, यूनिसेफ से आए हैं, और अभी 1-2 समय साक्षात देहरादून से भी आने वाले हैं। तो बच्चों के लिए भी मेरे 10-11 कथा संग्रह हैं। और इनमें कहानियाँ मेरी सब वही मेरे परिवेश की कहानियाँ हैं, जो अलग अलग समय पर मैं यथार्थवादी लेखन ही करता हूँ। मेरी कहानियों का विषय पहाड़ होता है, हिमालय होता है, और वही सब कहानियाँ आपको उनमें मिलेगी। आम आदमी पार्टी आई है बाहर से, दिल्ली से, अपनी किस्मत आजमा रही है। और जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं हमें कि जो राष्ट्रीय पार्टियां रहती हैं उनको उत्तराखंड के लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और दिल्ली से चल रही है आम आदमी पार्टी, क्या लगता है थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में? अब देखिए, अब इसमें
एक दो चीज़ें तो आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी। अब अगर बहस पे जाएंगे तो आम आदमी पार्टी और उसको खड़े करने वाले लोगों पे कई तरह के सवाल हैं, और वो लाजमी है, वो प्रासंगिक सवाल हैं, कोई हवाबाजी वाले सवाल नहीं है। पर वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 2 सेक्टर में तो बढ़िया काम किया है जो नज़र आता है। पहला एजुकेशन, शिक्षा और हेल्थ, स्वास्थ्य पे। बिजली और पानी भी फ्री दे रहे हैं। हाँ, नहीं वो दे रहे हैं, लेकिन ये जो कोर इशू है, एक आदमी के लिए कोर इशू देखिए। और अगर उस डिमांड को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड आती है कि भाई हम, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए अमन जी, उत्तराखंड का आदमी अगर आज विश्व के कई डेस्टिनेशन पर फलीभूत है, तो उसके पीछे एकमात्र कारण है उसकी शिक्षा। आपने देखा होगा पहाड़ों में हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कितना गजब था, जब भारत में कुछ भी नहीं था लिटरेसी रेट, हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत अच्छा था। अगर आज भी आप उत्तराखंड से अगर अपना अर्बन एरिया निकाल दें तो पहाड़ तो पूरा लिटरेट है। मैं अपने गांव में देखता हूँ, हमारे यहाँ MSc BSc करने वाली लड़कियां भसला घास लेके आती हैं, वो मेरे से अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं, मेरे से ज़्यादा जानती हैं, तो वो सब काम कर रही हैं। लिटरेसी रेट हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। और शिक्षा को पहले से कम हो गया है कि न, पहले से कम इस वजह से आया है कि अब आपके उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा गन्ना जो बेल्ट है ना हमारी, तो यहाँ अब भाई ये इतनी विविधता का क्षेत्र है कि यहाँ पर आप पॉकेट वाइज तो चीज़ों को सेट कर नहीं पाएंगे। तो दरअसल इलिटरेसी यहाँ ज़्यादा है, तो जब उस ओवरऑल आप देखते हैं तो वहाँ वाला भी जो एक अच्छा रेट है वो भी डेप्रिसिएट हो जाता है। इसकी वजह तो ये है जो कम होने की आप बात कर रहे हैं। अदरवाइज हिल एरिया में अगर आप देखेंगे वहाँ बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है, बहुत अच्छा है। तो अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि ये 2 बड़े कोर इशू हैं खासकर पहाड़ों के, तो मुझे लगता है कि वो असर डालेंगे, ठीक ठाक असर डालेंगे। एक कभी यूकेडी के कार्यकारी अध्यक्ष हाल ही में टिहरी में अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जितने भी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, जिन्होंने अपना छोटा छोटा दल बना रखा है, वो सब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको मिला दूँ, उसके बाद हम चुनाव लड़ें। तो हम राजनीति की बात ही कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है अगर जितने भी राज्य आंदोलनकारी मिल जाएं उसके बाद चुनाव लड़ें तो क्या ये लोग सत्ता हासिल कर पाएंगे? 22 में राजनीति की बात कर रहे हैं तो अमन जी, इस तरह का एक प्रयोग पहले हो चुका, इस तरह का प्रयोग इस राज्य में पहले हो चुका, और हम सभी को उम्मीद थी, पूरे राज्य को उम्मीद थी कि इसके कुछ बेहतर परिणाम आएंगे, लेकिन वो बड़ा निराशाजनक रहा। आपको ध्यान होगा एक प्रगतिशील मोर्चा बना था जिसमें हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी से लेकर और तमाम उस समय के जितने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, नौकरशाह थे, आर्मी के, पैरामिलिट्री के जितने ऑफिसर्स थे, जितने हमारे बड़े वकील थे, वो सब उसमें आ गए थे, जिसमें हमारे पांगती जी वगैरह वगैरह सारे लोग थे। अब समस्या क्या है जिसको आप आंदोलनकारी बोल रहे हैं? दरअसल राजनीति तो मास का खेल है ना, वो मास पे चलता है। भाई नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई मास्क नहीं तो गमछा ही बांधो, और पूरा देश गमछा बांध देता है। एक मास अपील करने का होता है। उस प्रयोग में क्या हुआ, हमने देखा कि भाई 500 लोग जुटे हैं, 500 में 300 तो रिटायर्ड अफसर हैं। अब जिस आदमी ने 60 साल तक हमेशा यूं ठक ठक किया और 10 लोग वैसे ही खड़े हो गए हों, वो आज कुर्सी उठा के किनारा रखेगा क्या? वो तो तब बैठेगा ना जब आप उसके लिए कुर्सी परोसेंगे। और ये पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती है, इसमें तो आप पगडंडियाँ लांगनी पड़ेंगी, लोगों को सुनना पड़ेगा, पूरी गंभीरता के अपना ईगो एक किनारा रखना पड़ेगा। वो प्रयोग बुरी तरह फेल हुआ, और उसमें से हम बहुत अच्छे चेहरे थे, अगर वही चेहरे राष्ट्रीय राजनीति में होते तो वो बड़े फलीभूत थे। हमारे यहाँ जनरल खंडूरी को हमने देखा है ना कि कितना शानदार उन्होंने करियर लिया, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन था। यहाँ क्यों नहीं चलो? आप एक लोकसभा विधानसभा की एक सीट नहीं आ पाई आपकी, इतना बड़ा मोर्चा आपने बनाया। तो यूकेडी वाले अगर ये कह रहे हैं कि आंदोलनकारी शक्तियाँ, तो आंदोलनकारी शक्तियों में दूसरी चीज़ क्या है ना, आंदोलनकारी शक्तियों में भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हर आंदोलनकारी ये मान रहा है कि मैं बड़ा आंदोलनकारी हूँ और मेरा बगल वाला वो दूसरे नंबर का है, फिर वो दूसरे नंबर वाला कहता है कि वो तीसरा वाला छोटा है। तो जब तक आपके अंदर एक एका नहीं है, अल्टीमेटली देखिए ये बात समझनी पड़ेगी अमन जी कि राजनीति ना ये कोई नंबर गेम नहीं है, इस तरह का ये मास गेम है। जब तक मास आपके साथ नहीं आ जाता, मैं यूकेडी के बारे में तो मेरी ये सोच है, जिस तरफ आप डायरेक्शन दे,
कि जिस दिन आपके पास कोई ऐसा आदमी आ जाए जो सिलिकॉन वैली से कोई नया लड़का सब छोड़ छाड़ करके आ जाए कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पैसे से कुछ नहीं कमाने और मैं तो अपनी मातृभूमि की सेवा करूँ, और वो बन जाए यूकेडी का अध्यक्ष, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि सब आपको पानी भरते हुए नजर आएंगे, बड़े बड़े खलीफा। राज्य उत्तराखंड राज्य आंदोलन आप तो रहे हैं, आपने खुद देखा है, तो क्या जिस मकसद से उत्तराखंड राज्य को बनाया गया था कामयाब हो पाया है? मकसद कहाँ कामयाब हुआ? मकसद तो मैंने कहा ना, मैं तो इस बातचीत की शुरुआत में ही जो मैंने आपको कहा कि जो महिला सड़क पे आई थी वो तो वापस उसी जंगल चली गई जहाँ से आई थी, तो उसके लिए तो कुछ नहीं मिला ना। उसका घास आज भी उसकी दिनचर्या तो आज भी वही है, वो चट्टान से गिरती है, तो आज भी डॉक्टर नहीं है, तब भी डॉक्टर नहीं था। जो युवा है उसको क्या मिला? लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई कि आपको पहचान मिली, उत्तराखंड बनने से आपको पहचान मिली। हमारे देहरादून में मैं जब यहाँ पर पढ़ता था 89-90 में, तो हमारे जो उत्तराखंड के पर्वतवासी यहाँ थे, गढ़वाली कुमाऊनी लोग, उनको बहुत ख़राब बड़ी बेइज्जती लगती थी कि कोई हमको गढ़वाली ना बोल दे, कोई हमको पहाड़ी ना बोल दे। बहुत मेरी रिश्तेदारी में है तमाम लोग, नैसविला रोड, चुक्खू मोहल्ला, पटेल नगर पूरा भरा पड़ा है। ऐसा होता था कि लोग पहाड़ी, बहुत बड़ी बेइज्जती थी वो, बहुत बड़ी बेइज्जती थी वो, कि आप तो जैसे बोलोगे कि भाई आप उत्तर प्रदेश में ही, हाँ उत्तर प्रदेश में वही एक आपको बड़ी बेइज्जती लगती थी। आपको बहुत अच्छा लगता था कि कोई हमको ये कहेगा अच्छा यू आर रिलेटेड टू मेरठ फ्रॉम मुजफ्फरनगर, तो यस आई एम फ्रॉम देयर, एंड यू आर फ्रॉम चमोली। अरे साहब हम तो कभी गए नहीं साहब, वहाँ तो गए नहीं, हम तो गाँव भी नहीं देख रखा, ये इस तरह से। लेकिन जब उत्तराखंड बना, उन्हीं लोगों ने सबसे पहले अपनी भाषा सीखी, गर्व से बोलते हैं, अपने गांव गए, उन गांव में अपने घरों का जीर्णोद्धार कराया, अपनी रिश्तेदारियों को खंगाला, अपने लोगों को ढूंढा, उनसे एक पहचान। क्योंकि जब आपकी एक पहचान बनती है ना मंजी, पहचान बहुत बड़ी चीज़ है, तब आप उस पहचान में अपने आप को इस्टेब्लिश करने में गर्व महसूस करते हैं। जब आपकी पहचान, उस समय आपकी पहचान जो भी रही हो, हमको खुद, जब हम उस दौर में देहरादून आए थे तो हमको खुद 2M दर्जे का माना जाता था देहरादून में, अपने उसमें स्टेट में। लेकिन एक पहचान आपको जरूर मिली। रही बात मकसद की, तो जब भाई देखिए, जब तक आपके पास उन सरोकारों, बहुत लोगों ने काम किया। ND तिवारी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत शानदार काम किया। उसके बाद बीजेपी सरकार में खासकर रिक्रूटमेंट वगैरह को लेकर ये अपने डॉक्टर ये जनरल खंडूरी ने कुछ बहुत अच्छी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की, बहुत शानदार पॉलिसियाँ थी। चारा बैंक जैसी कल्पना, अद्भुत कल्पना थी उन महिलाओं के लिए जो कि दिन भर एक घास के लिए जंगल की, तो उन्होंने चारा बैंक बनाने की, बहुत सुंदर। लेकिन अल्टीमेटली बात वही होती है ना कि आपकी और हमारे जो उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ राजनेताओं पर ब्यूरोक्रेटिक चैनल इतना ज़्यादा हावी होता है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते अल्टीमेटली। हाँ, ये उत्तराखंड स्टेट में तो बहुत बड़ा खतरा है ना, उसी का तो हम भुगत रहे हैं। तो जो लोग लेखक बनना चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि कैसे लिखें, तो आप ज़रूर इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। जैसा कि नौटियाल जी ने कहा कि हम सब में एक लेखक है। अगर आप फ्रस्ट्रेशन में भी हैं, कॉपी लीजिए, लिख डालिए। और अगर आपको पता करना है, आप किसी के स्टाइल को कॉपी मत करिए। अगर आपको पता करना है कि आपका स्टाइल क्या है, तो आप देखिए, और जो आपने डायरी में फ्रस्ट्रेशन में लिखा है वो आपका स्टाइल है, और इस स्टाइल में आप लिखना शुरू करिए। नौटियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बहुत धन्यवाद आपका भी। कार्यक्रम की अंत करते हैं किसी एक अच्छी कविता हो या किसी छोटी सी कहानी के साथ। कविता, अपनी कविता कहने से तो मैं, मेरे बड़े वरेण्य और आदरणीय है पद्मश्री लीलाधर जगुड़ी, उनकी एक बहुत छोटी सी हाइकू है कि जैसे त्याज्य औरत के भारी पांव, त्याज्य माने जो छोड़ी गई है, जैसे त्याज्य औरत के भारी पांव ऐसे हो गए हैं गांव। इतनी सी कविता है, ये उत्तराखंड का सच है। थोड़ा समझाइए। त्याज्य औरत, जो छोड़ी हुई औरत है, वो जब गर्भवती होती है तो उसकी क्या दशा होती है, यही दशा हमारे उत्तराखंड के गांवों की है आज। ये जगुड़ी जी का एक छोटा सा हाइकू है, जैसे त्याज्य औरत के भारी पांव ऐसे हो गए हैं गांव। त्याज्य औरत के जैसे भारी पांव ऐसे हो गए हमारे गांव।
अरे वाह, बहुत बहुत ये बहुत जगुड़ी अच्छा। जी की है, जगुड़ी जी की पद्मश्री लीलाधर जगुड़ी। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका नौटियाल जी हमारे साथ इस बहुत बहुत कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका, आपने- धन्यवाद समय साक्ष्य का भी धन्यवाद। तो आपने ये हमारे साथ नौटियाल जी ने सभी अपने जो अनुभव है, काफ़ी अनुभव, सभी तो नहीं, काफ़ी अनुभव हमारे साथ साझा किए। इन्होंने जो कालरी से केदार है, साउथ के कल्चर के बारे में हमें बताया, साथ ही उत्तराखंड जो पहाड़ी कल्चर है उसके बारे में बताया, साथ ही इन्होंने हमने राजनीति की भी बात की। तो तमाम जो मुद्दे हैं उनके बारे में हमने चर्चा की आज। देखिएगा आप पूरा वीडियो, अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी चीज़ आपको सीखने को भी मिलेगी ये नौटियाल जी से। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए समय साक्ष्य। धन्यवाद।